जी अस्सलाम वालेकुम, कैफे आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल आपको असाइनमेंट दी थी और असाइनमेंट में चैप्टर 18 के क्वेश्चन भी थे और फिर चैप्टर 7 कोड ऑफ एथिक्स के कुछ क्वेश्चन भी थे। नेक्स्ट हम अपने कंसेप्ट को मजीद आगे लेके चलेंगे। इंटरनल ऑडिटर से हेल्प लेने का दूसरा तरीका आज हम सीखेंगे। कल एक तरीका हमने सीखा था जिसे क्या कहते हैं, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। आज हम एक दूसरा तरीका सीखेंगे। इस तरीके को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट असिस्टेंस। ठीक है, लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। ये कोई क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में से? जी जी, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में एडिक्वेटली रिसोर्स्ड का मतलब है कि जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए। ठीक है, जिस तरह हम ये कहते हैं कि जी पुलिस ने चोर को पकड़ना है तो पुलिस के पास एडिक्वेट रिसोर्सेज होने चाहिए। एडिक्वेट रिसोर्सेज से क्या मुराद है, ह्यूमन रिसोर्स भी, पुलिस वालों की नफरी भी बढ़ानी चाहिए और अदर रिसोर्सेज, वेपन, टूल्स वगैरह भी। ठीक है, ताकि वो अच्छे तरीके से मुकाबला कर सके उनका। उसी तरह इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ने जब मैनेजमेंट के काम को चेक करना है तो डेफिनेटली जितना मैनेजमेंट के पास रिसोर्सेज हैं उस लिहाज से, या जितनी बड़ी कंपनी है उसके नेचर ऑफ ऑपरेशन जितने ज्यादा है उस लिहाज से इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के पास भी सफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए। यानी नंबर ऑफ पर्संस भी ज्यादा होने चाहिए। वो कितने ज्यादा है वो डिपेंड करेगा कंपनी का साइज क्या है और ऑपरेशन किस नेचर के है। और दूसरा अदर रिसोर्सेज भी, जैसे टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, वो भी इनके पास होने चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आईटी बेस्ड काम कर, ऑपरेशंस कर रहे हो मैनेजमेंट, और इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट वाला मैनुअली काम कर रहा हो, वो तो उनको नहीं पकड़ पाएगा ना मैनुअली वर्क के जरिए से। इसीलिए इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए और इस लफ्ज रिसोर्स में ह्यूमन सोर्स भी शामिल है और अदर रिसोर्सेज। और कोई क्वेश्चन? जी कोई क्वेश्चन नहीं, सब ठीक है। चलिए फिर अब पहले ऐसा करते हैं, कोड ऑफ एथिक्स क्वेश्चन को, पुराने कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद हम आज के नए कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन 10, सबसे पहले हमने क्या करना है, रिक्वायरमेंट। अच्छा 10 के दो पार्ट ए भी। अच्छा कल भी बात हो रही थी, ये क्वेश्चन फर्स्ट कीजिए एग्जाम में भी एज इट इज है, तो आपके जो बॉक्स है ऊपर उसमें नंबरिंग कैसे करेंगे, 10 ए और फिर उसके बाद 1 और नेक्स्ट पेज पे 10 ए 2 और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे 10 बी। ठीक है, 10 बी का भी 1 और 2 है बिल्कुल। अच्छा 10 बी का 1 अलग पेज पे और 2 अलग पेज पे करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अलग रिक्वायरमेंट्स है, इंटरडिपेंडेंट नहीं है। हाँ लेकिन याद रखिए, अगर कोई रिक्वायरमेंट्स इंटरडिपेंडेंट हो ना, यानी अगर किसी क्वेश्चन में वो हमें ये कहता है कि रिस्क आइडेंटिफाई करो पार्ट ए में, और पार्ट बी में कहता है उस रिस्क को एड्रेस करने के लिए प्रोसीजर क्या है, फिर हम पार्ट ए और बी दोनों एक ही पेज पे करते हैं। पेज के टॉप पे लिखते हैं क्वेश्चन 10, दरमियान में लाइन लगाते हैं, लेफ्ट साइड पे लिखते हैं पार्ट ए यानी ऑडिट रिस्क, और राइट साइड पे लिखते हैं पार्ट बी यानी उसके प्रोसीजर्स। वैसे अभी आई कैप क्वेश्चन को ड्राफ्ट करते हुए इस चीज को ध्यान में रखता है, वो क्वेश्चन को उसी तरीके से ड्राफ्ट करता है जिस तरीके से उसने आंसर स्क्रिप्ट में गाइडेंस प्रोवाइड की है। पहला एक पार्ट, डिस्कस द थ्रेट्स एंड रिलेटेड सेफगार्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेशन। इसमें सबसे अहम लफ्ज कौन सा और उसमें क्या पता चलता है, सेफगार्ड। इसमें पता चलता है कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन है। कह रहा है सलीम इज द ऑडिट सीनियर, Salim is the audit senior at Mango Industries Limited, MIL. MIL's finance manager has requested him to provide the residential address of the engagement manager and the engagement partner. किसने residential address? Finance manager wants to send them one of MIL's latest product. जी, latest product send करना। इसमें क्या, अच्छा क्या इसमें confidentiality का कोई प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? नहीं, क्योंकि ऑडिट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो पूछ ही नहीं रहा। ठीक है, एड्रेस पूछ रहा है, पर्पस क्या है, प्रोडक्ट्स को सेल करना, ये सॉरी प्रोडक्ट्स को सेंड करना है उसने। तो ये कौन सा वाला केस हुआ, इंड्यूसमेंट्स का। ठीक है, हाँ अगर इसमें वो हमें इंफॉर्मेशन देता ना कि जी उन्होंने ऑर्डर दिया एंगेजमेंट मैनेजर या पार्टनर ने, तो फिर वो परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस का केस होता है। लेकिन इस इंफॉर्मेशन से हमें लग रहा है कि ये खुद से प्रमोशन स्कीम या गिफ्ट के तौर पे चीजें भिजवा रहा है, ये इंड्यूसमेंट का केस होगा। क्लियर? अच्छा अब चूंकि हम रिवीजन स्टेज पे हैं, प्रैक्टिस स्टेज पे हैं, तो मैं वो हर सिचुएशन को रिपीट नहीं कर रहा, सिर्फ सिचुएशन को मैच कर रहा हूं और अज्यूम कर रहा हूं कि आपको पता चल गया कि इससे आगे फर्दर थ्रेट्स और सेफगार्ड क्या लिखने हैं। ब्रीफली एक आधा थ्रेट्स या सेफगार्ड जल्दी से बताते हैं। इसमें थ्रेट कौन सा राइज होता है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट। अच्छा और इसमें कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, एक कोर्स ऑफ एक्शन बता देंगे जल्दी से, अगेंस्ट एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए, उसे मना कर देना चाहिए, और अगर लिए हैं तो उन्हें रिटर्न कर दें, और अगर रिटर्न करने के काबिल नहीं है इक्विवेलेंट कॉस्ट पे शाबाश। 2. Akram is the audit senior engaged on the audit of Dragon Limited. He has informed the audit manager that he has been offered a job by DL and that he would be joining DL from 1st April 2018.
The audit is expected to be completed on 15 March 2018. कौन सी सिचुएशन है? आउटगोइंग, यानी हमारा टीम मेंबर विलिंग टू ज्वाइन क्लाइंट है। कौन सा थ्रेट राइज होता है? सेल्फ इंटरेस्ट। शाबाश। सेफगार्ड क्या होंगे? इस टीम मेंबर को रिमूव कर देना। बस सिर्फ एक एक पूछ रहा हूं आपसे ताकि पता चल जाए बेसिक कांसेप्ट आपके पास है। अच्छा, आपको याद है सिमिलरिटी की केस स्टडी हमने और की थी जिसमें उसने लिखा था टीम मेंबर विलिंग टू ज्वाइन नहीं है, लेकिन हमने उसमें भी थ्रेट डिस्कस किया था, याद है? हाँ, क्योंकि ऑफर है, उसकी विलिंगनेस टू ज्वाइन, लेकिन हो सकता है विलिंगनेस बाद में चेंज हो जाए। और मैंने आपको एक रूल बताया था कि एग्जाम में जो भी सिचुएशन आ गई ना इस तरह 1 2 3 करके, हर सिचुएशन में थ्रेट अराइज होता है सिवाय एक सिचुएशन के। सिवाय एक सिचुएशन के। कौन सी सिचुएशन जिसमें थ्रेट अराइज नहीं होता? टैक्स रिटर्न। शाबाश। प्रिपरेशन ऑफ टैक्स रिटर्न। लेकिन टैक्स के हवाले से भी 3 तरह की सर्विसेज मैंने आपको बताई हैं। उन तीनों सर्विसेज को कौन बताएगा ब्रीफली? शाबाश। टैक्स रिटर्न फाइल करना, इसमें कोई थ्रेट है? इसमें कोई थ्रेट नहीं है। कोई प्रोवाइडेड के क्लाइंट एज्यूम करता है, रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट करता है अपनी टैक्स रिटर्न की। ठीक। कंपनी की काउंटिंग एंट्रीज के लिए टैक्स की अमाउंट कैलकुलेट करना, जैसे डेफर्ड टैक्स है, वो नॉर्मली कंपनी की मैनेजमेंट के लिए मुश्किल होता है। इसमें कौन सा थ्रेट राइज होता है? उसका नाम क्या आपने कहा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। और इसका सेफगार्ड क्या होगा? लिस्टेड कंपनियां प्रोवाइड नहीं कर सकते, और अगर अनलिस्टेड है तो टीम चेंज। ठीक है, आगे चले, बस काफी है आगे। और एक टैक्स डिस्प्यूट हैंडल करना, इसमें कौन सा थ्रेट राइज होता है? प्रमोटिंग थ्रेट सही रिवाइज नहीं किए। चलिए, ये क्लियर हो गया इसमें थ्रेट। आगे चलते हैं नेक्स्ट। बी, अमजद इज दी। अच्छा, एक चीज मैं आपको, और बल्कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा आपने हाईलाइट कर, इसको मार्क कर लीजिए। इसमें कंसेप्ट क्या है जो कि क्लियरली सॉल्यूशन में या मार्किंग स्कीम में डिस्कस नहीं हुआ। एक स्टूडेंट कहने लगे, सर आपने ये बताया हुआ है कि जब कभी कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन आए तो उसमें हमने थ्रेट्स लिखने हैं, फैक्टर्स लिखने हैं, सेफगार्ड लिखने हैं, और अगर मार्क्स ज्यादा हो थ्रेट्स को हमने एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में तो वैसे 3-3 मार्क्स हैं, तो उसने थ्रेट्स में पूछा है, सेफगार्ड भी पूछा है। सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स लिखने चाहिए इसमें आपको? क्या सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स लिखने चाहिए? नहीं, मैंने आपको क्या ये नहीं बताया हुआ कि सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स चाहे पूछे चाहे ना पूछे आपने लिखने हैं। तो लेकिन अगर मार्क्स कम है, आपकी जजमेंट है कि मार्क्स कम है, 3 मार्क्स हैं और उसके साथ मटेरियल ज्यादा, फिर ना लिखे। क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा था, उसने 3 नंबर के साथ तकरीबन सिमिलर सिचुएशन में सिर्फ थ्रेट्स पूछे थे, सिर्फ थ्रेट्स पूछे थे। उस सिचुएशन में हमने थ्रेट्स को भी बताया और उनकी एक्सप्लेनेशन भी दी, हालांकि इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर वो इस तरीके से ऊपर वाला तरीके से आपको क्वेश्चन देता है, यानी पार्ट्स बना के, पार्ट ए पार्ट बी, तो नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन में उसने पार्ट्स को मार्क्स ज्यादा एलोकेट किए होते हैं। आपको थ्रेट डिस्कस करना है, सेफगार्ड वो तो कंफर्म है ना, जो रिक्वायरमेंट उसने कहा है। एडिशनली सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स भी लिखने हैं, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। सिर्फ अच्छा, सिग्निफिकेंट फैक्टर को एक्सप्लेन नहीं करना होता, पता है ना आपको, सिर्फ उसकी हेडिंग देनी। और अगर मार्क्स ज्यादा हो तो जो थ्रेट है उसको एक्सप्लेन भी करना है। लेटेस्ट क्वेश्चन में वो एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन आपकी जनरल होगी, यानी वो कोई इतनी क्रिटिकल या अहम नहीं है कि मैं उसकी ड्राफ्टिंग आपको कहूं कि इसको इस तरीके से, वो सिचुएशन के लिहाज से आपने उसे लिंक कर देना। तो हर एक को अलग-अलग, और सेफगार्ड भी ज्यादा। लेकिन एक दूसरी तरह का क्वेश्चन होता है जो कंटिन्यूअस पैराग्राफ फॉर्म में होता है, जैसे पार्ट बी है। पार्ट बी में भी देखे 3 सिचुएशन है, ए में 2 सिचुएशन है। इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें उसने हर सिचुएशन को अलग-अलग पूछा है, इसमें 3 सिचुएशंस हैं, उसने तीनों को इकट्ठा कंटिन्यूअस पैराग्राफ में इंक्लूड कर दिया है। जब कंटिन्यूअस पैराग्राफ होना तो उसमें हमारी प्रेजेंटेशन थोड़ी डिफरेंट होती है, हम टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, और उसमें जो उसने मार्क्स दिए होते हैं वो भी कम होते हैं। आप नोट कीजिएगा, जो मार्क्स होंगे वो भी कम होंगे। इसीलिए इस सिचुएशन में सिग्निफिकेंस वाले फैक्टर्स लिखने की जरूरत नहीं है, थ्रेट को एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। कुछ समझ आए? फिर से जरा क्विक रिवीजन कर लीजिएगा, उसे सुनिएगा। एग्जाम में कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन 2 तरह से आ सकता है। पहला, हर सिचुएशन को लाया पार्ट ए बी सी करके प्रेजेंट करें, और दूसरा तरीका क्या है, एक कंटिन्यूअस पैराग्राफ में सारी सिचुएशन फिट कर दें। जब पार्ट ए बी सी करके वो प्रेजेंट कर रहा होता है तो आईकैप की रिक्वायरमेंट ये होती है कि स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ज्यादा डिटेल में डिस्कस करे, जबकि जब वो कंटिन्यूअस पैराग्राफ में प्रेजेंट कर रहा होता है तो आईकैप की रिक्वायरमेंट होती है कि स्टूडेंट ब्रीफली डिस्कस करे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में उसके मार्क्स कम होते हैं और थ्रेट्स ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन को तो आप रेगुलर तरीके से अटेम्प्ट करना है। ये जो बी वाला क्वेश्चन है, इसको आपने प्रेफरेबल अप्रोच ये है कि आप टेबल फॉर्म में लेफ्ट साइड पे थ्रेट और राइट साइड पे इसका सेफगार्ड इस तरीके से प्रेजेंट करें, या ऊपर नीचे भी कर सकते हैं जैसे नॉर्मली करते हैं, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। इन शॉर्ट, इस तरह के क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन देनी है, यानी सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स भी लिखेंगे, थ्रेट्स की एक्सप्लेनेशन भी अगर मार्क्स ज्यादा है इंक्लूड करनी पड़ सकती है। इस तरह के क्वेश्चन में ना तो थ्रेट की एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है और ना ही सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स लिखने की जरूरत है। ये बात समझ आई? क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा,
ठीक है, वो देखें अगर 6 नंबर के साथ उसने पूछा है और आप उन सिचुएशन की सारी इसका 3 सिचुएशन 2-2 नंबर होंगे सिचुएशन के, टोटल 6 नंबर है पार्ट बी के, 3 सिचुएशन है, हर एक के 2-2 नंबर होंगे, तो आप थ्रेट को भी एक्सप्लेन करने शुरू हो जाएंगे, सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स भी लिखेंगे, सेफगार्ड भी सारे लिखेंगे, वो क्वेश्चन आपके हाथ से निकल, टाइम बहुत ज्यादा खा देगा आपका एग्जाम में। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे कि ये पार्ट ए बी सी वाला डिफरेंट केस स्टडी है और कंटिन्यूस पैराग्राफ दे तो उसको प्रेजेंट करने का अटेम्प्ट करने का तरीका का थोड़ा फर्क होगा। वो स्टूडेंट असल में उसने मुझे अपना स्क्रिप्ट शेयर किया था व्हाट्सएप पे, तो इस तरह के क्वेश्चन को वो हर थ्रेड को अलग-अलग डिस्कस कर रहा था, उसका क्वेश्चन कोई 6-7 सौ पे चला गया था एक क्वेश्चन, तो खुद परेशान हो गया सर इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो इस क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने का तरीका डिफरेंट उसके ऊपर, ठीक है, इन शॉर्ट मार्क्स को देख के डिसाइड करना है, इन शॉर्ट। चलिए जी आगे। वो कह रहे हैं this is the audit senior at Orange Limited, a software house while has adopted IFRS 15 revenue from contract with customer for preparation of its financial statement for the year ending 31st March 2018। यहां तक कोई एथिकल इशू, कोई एथिकल इशू नहीं, पक्का। However, the manager finance of OIL is indecisive as regards revenue recognition on certain contracts। वो indecisive है revenue recognition के ऊपर। He has asked Amjad to suggest accounting treatment of such contract in accordance with IFRS 15। उसने अमजद से कहा कि IFRS 15 कि मुझे सजेशन दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। अमजद डज नॉट हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ दिस IFRS and therefore he has consulted his friend who has recently attended a workshop on IFRS 15। इसमें 3 फ्रेजेस को अंडरलाइन करें, हर स्टूडेंट 3 फ्रेज। मैं देखना चाहता हूं क्या आप में ये एबिलिटी डेवलप हुई है कि क्वेश्चन में रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सके। क्या है पहली जो इसमें चीज अंडरलाइन करने वाली है वो क्या है? मैनेजर फाइनेंस फाइनेंस हैज आस्क्ड अमजद, इसमें क्लाइंट का एम्प्लॉय, मैनेजर फाइनेंस क्लाइंट है, उसने कोई काउंटिंग ट्रीटमेंट सजेस्ट करने को कहा है। इससे कौन से वाला थ्रेट राइज होता है? नहीं, सिचुएशन कौन सी है? काउंटिंग सर्विस, काउंटिंग एंड बुकिंग सर्विस। ये क्लाइंट ऑडिटर की सजेशंस के मुताबिक काम करेगा, अगर उसके सजेशन के मुताबिक काम करता है तो चेक कौन करेगा? दूसरी प्रॉब्लम क्या है? अमजद डज नॉट हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ दिस IFRS, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस नहीं है, ठीक है। हाँ जी, टीम को सेलेक्ट करते हुए कंपिटेंस को वैल्यूएट नहीं किया गया कि क्या फर्म में कंपिटेंस है नहीं। और थर्ड कॉन्फिडेंशियल, कैसे कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल वायलेट हुआ? ठीक है, डिस्कस द थ्रेट्स, थ्रेट्स हमने बता दिए, ठीक है, तीनों सिचुएशंस के। फिर इसके बाद कह रहे हैं व्हाट एक्शंस द फर्म शुड टेक टू इंश्योर दैट सच सिचुएशन इज अवॉइडेड इन फ्यूचर। फर्म को क्या एक्शन लेने चाहिए? स्टेप नंबर 1, जो एथिकल गाइडेंस है वो सारी टीम को कम्युनिकेट करनी चाहिए, कॉम्पिटेंट टीम को एंगेज करना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए सेमिनार कंडक्ट करवाने चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करें और क्या करें? हाँ जी, इन टीम मेंबर को ऐसे टीम मेंबर रिमूव कर दे। रिमूव से किस वजह से करवा रहे हैं आप? हाँ, कॉम्पिटेंट टीम को इंक्लूड करना चाहिए। यहाँ पे रिक्वायरमेंट में उसने थोड़ा जनरल वर्ड यूज किया कि व्हाट एक्शन द फर्म शुड टेक टू इंश्योर दैट सच सिचुएशन इज अवॉइडेड इन द फ्यूचर, यानी उसने स्पेसिफिकली इस सिचुएशन के कोर्स ऑफ एक्शन नहीं पूछे, आप नोट कीजिए, ठीक है। उसने क्या पूछा है? जनरल के फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए, तो हम भी इन्हीं सिचुएशन में से स्टेप्स जो है उनको जनरलाइज फॉर्म में उसे प्रेजेंट कर देंगे। क्लियर जी? जी नहीं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की सजेशन मांगी है, सर्विसेज नहीं ली। याद रखिए, हम अगर क्लाइंट को कोई डिसीजन भी करवाते हैं ना, वो भी काउंटिंग ट्रीटमेंट बुक कीपिंग सर्विसेज में आ जाता है। जैसे फर्ज कीजिए अगर हम क्लाइंट को ये कहते हैं कि जी इस तरह के एसेट्स की लाइफ 10 इयर्स है, अब डेप्रिसिएशन चाहे कैलकुलेट क्लाइंट ही कर रहा है, लेकिन जो सिग्निफिकेंट डिसीजन था वो हमने क्लाइंट को करवाया, तो इस सिचुएशन में भी ये भी काउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज में कवर होता है। यानी क्लाइंट को ये बताना कि उसे क्या करना चाहिए, करेगा क्लाइंट ही, लेकिन उसे ये बताना कि क्या करना चाहिए, ये भी काउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज में आता है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये अच्छा क्वेश्चन था। 11, डिस्कस द थ्रेट्स दैट मे बी इन्वॉल्वड एंड द रिलेटेड सेफगार्ड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। सेफगार्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए। अनवर एन एक्स ट्रेनी हैज रिसेंटली रीजॉइंड योर फर्म, he is interested in acting as the engagement manager on Curtains Limited where he had been employed during the past 2 years। ये कौन सा वाला केस हुआ? इनकमिंग वाला। तो कौन सा थ्रेट राइज होगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट, सिमिलैरिटी थ्रेट और सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में। शाबाश। सेफगार्ड क्या हो सकते हैं? एंगेजमेंट में ना भेजा। बाकी सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स भी याद हैं? इस सिचुएशन में सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स थे या नहीं थे? याद ही नहीं भाई को, पता नहीं कब याद करना है। थे इसमें सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स।
बी हाउस लिमिटेड भाई स्टेशन पे पहुंचे, करेक्ट सिचुएशन पे पहुंचाना मेरा काम था, आगे उसको याद करना आपका काम। हमने क्लास में डिस्कस कर दी वहां सारे थ्रेड्स, ठीक है, अभी वो टाइम नहीं है कि हम दोबारा उतनी डिटेल में इसको डिस्कस करें। हाउस लिमिटेड HL owns the building in which Karachi office of your firm is located. HL owns multiple projects across the city and provides its premises to various concerns on rental basis. HL has requested your firm to become its auditor for the year ending 30th June 2018. जी बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है? अच्छा वैसे नॉर्मली वो ये कहता है, ये इस सिचुएशन में थोड़ा सा चेंज है, नॉर्मली वो ये कहता है कि आप पहले ऑडिटर हैं, बाद में आपको कोई ना कोई सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पे सर्विसेज वो पहले प्रोवाइड कर रहा है और बाद में आप ऑडिटर बने। लेकिन क्वेश्चन यह है कि जब आप ऑडिटर अपॉइंट हो जाएंगे, क्या इन सर्विसेज से फायदा उठा रहे होंगे? अगर सर्विसेज से फायदा उठा रहे होंगे तो सिचुएशन एक्टिव हो गए। तो ये कौन सी वाली सिचुएशन होगी? परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाली या इंड्यूसमेंट वाली? परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज वाली, फ्री में थोड़ी दे रहा। तो कौन सा थ्रेड राइज होता है? सेल्फ इंटरेस्ट। सेफगार्ड्स में क्या था? क्या ऑडिट क्लाइंट से ये इस तरह के एग्रीमेंट्स कर सकते हैं? रेंटल, हाँ जी, कंडीशन थी मैग्नीट्यूड, आर्म लेंथ बेसिस और ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस, जो कि क्वेश्चन में इंडिकेट कर रहा है। See, Windows Limited, an audit client of your firm, has approached the taxation department of your firm to review the income tax return to be filed by WL. कोई थ्रेड प्रोवाइडेड आगे भी था, सिर्फ ये नहीं था, नो थ्रेड प्रोवाइडेड क्लाइंट एक्सेप्ट्स रिस्पांसिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न। कि टैक्स रिटर्न फाइल करें उसके बिहाफ पे, लेकिन टैक्स पे क्लाइंट नहीं करना। इसमें कोई प्रॉब्लम? अच्छा, सी में प्रोबेबली आई कैप का जो सोल्यूशन है ना, वो मेरे ख्याल में, मेरे ओपिनियन में ठीक नहीं है। उसने इसमें थ्रेट क्रिएट किया हुआ, थ्रेट नहीं आता, ये पक्की बात है। जी जी जी। लिस्टेड क्लाइंट को टैक्सेशन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। मैंने ये कहा है टैक्सेशन सर्विसेज में थ्रेट अराइज नहीं होता। ये टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, देखिए टैक्स सर्विसेज तीन तरह की है। टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करने में कोई इशू नहीं है, वो लिस्टेड को भी कर सकते हैं, लिस्टेड पर। जो अदर टैक्सेशन सर्विसेज है ना, उनके बारे में मैंने कहा है कि वो लिस्टेड क्लाइंट को प्रोवाइड नहीं की जा सकती, जैसे वो अकाउंटिंग एंट्रीज, टैक्स से रिलेटेड डेफर्ड टैक्सेस की एग्जांपल है, और टैक्स डिस्प्यूट इनमें है। यानी आपने टैक्स सर्विसेज को दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है। सिर्फ टैक्स रिटर्न वाली इसमें थ्रेट नहीं है, बाकी में आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है कि वो लिस्टेड कंपनी के केस में प्रोवाइड नहीं कर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन 12 जिसका, अच्छा ये जो हम हर लेक्चर में कोई आधे घंटे के करीब लगाते हैं ना, ये आपने इसको अपनी रिवीजन समझना है। ये ना सेशन एंड पे फिर आप पूछे सर रिवीजन कब करवाएंगे? ये जो हर रोज आधा घंटा हम लगा रहे हैं, ये रिवीजन नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे फायदा आपको तभी होगा जब आप असाइनमेंट करके आए होंगे। जिसका था कैटेगरी ऑफ थ्रेट एंड रिलेटेड सेफगार्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। एन अनलिस्टेड, अच्छा उसे सिग्निफिकेंस का पॉइंट नहीं पूछा, क्या हमें लिखना चाहिए? सिग्निफिकेंस का पॉइंट लिखना चाहिए, मार्क्स पे डिपेंड करता है। An unlisted audit client which has recently been incorporated has requested your firm to assist the finance department in preparation of financial, गौर से पढ़ लीजिएगा, to assist the finance department in the preparation of financial statement। जी क्या ये टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज वाला केस है या कि काउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस? टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज वाला केस क्यों नहीं है? उसमें वो हमसे ये कहता है कि आप अपने कुछ पर्सन्स हमारे पास भेजे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, ठीक है। इसमें फर्म को एंगेज करा है, फर्म के फर्म ये काम करे, असिस्ट करे। तो ये हमारा कौन सा कंसेप्ट हुआ? अगर इसमें कहीं एक या दो लोगों का जिक्र कर रहा होता कि उनको टेम्परेरी बेसिस पे मेरे पास भेज दे इसी टास्क के लिए, प्रोजेक्ट यही है फाइनेंशियल, वो टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज का केस हो। तो बताइए कि अनलिस्टेड कंपनी को ये प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसमें उसने हमें कुछ कंडीशन बताई थी, ठीक है। थ्रेट कौन सा था? सेल्फ रिव्यू, शाबाश। बी सलीम, नो प्रॉब्लम जी, रिकॉर्डिंग चल रही है सर जी। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वॉल्यूम 2 किधर है किसी का? हाँ जी सलीम भाई, बिल्कुल सलीम भाई को भी काम पड़ गया। किधर है सलीम भाई? अच्छा, सलीम हैज रिसेंटली प्रमोटेड एज ए पार्टनर एंड ऑडिट ऑफ टीटीएल हैज बीन असाइंड टू हिम। टीटीएल ओन्स एंड ऑपरेट्स ए चेन ऑफ रेस्टोरेंट। सलीम भाई को जिस ऑडिट क्लाइंट पे भेजा उनके रेस्टोरेंट है हर बड़े शहर में। The following matters are under his consideration. Asif has been involved in the audit of TTL as audit senior for the last 3 years. He has recently qualified as chartered accountant and Slim wants to appoint him as audit manager. कोई प्रॉब्लम है? कौन सी प्रॉब्लम? लॉन्ग एसोसिएशन, शाबाश। किस लफ्ज से पता चला लॉन्ग एसोसिएशन? 3 ईयर, अंडरलाइन कर ले 3 इयर्स को। सेकंड क्वेश्चन, TTL's management has requested Slim
to include Rashid, a semi-senior, in the audit team. Rashid is the son of TTL's marketing director. जी, यानी हमारे टीम मेंबर का रिलेटिव, अच्छा हमने अपने टीम मेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि हमारे टीम मेंबर का रिलेटिव क्लाइंट में मार्केटिंग डायरेक्टर होगा, तो थ्रेट राइज हुआ, बिल्कुल थ्रेट राइज हुआ। कौन सा थ्रेट? फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप। शाबाश, किस लफ्ज से पता चला फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप? सन से। शाबाश, राशिद इज सन ऑफ TTL's मार्केटिंग डायरेक्टर, ये कीवर्ड था इसमें सबसे अहम, सन। सलीम हैज नोट, इसमें इंटिमिडेशन, देखिए फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप के थ्रेट्स में हमने इंटिमिडेशन थ्रेट पढ़ा हुआ है, वो इसमें इंक्लूड होगा, वो आएगा इसमें, आएगा ठीक। वो कमेंट्स में बाजू का तो पूछे, बाजू का तो सोशल में भी यूज कर जाता है, ठीक है, तो इसमें इंटिमिडेशन थ्रेट भी आएगा। नेक्स्ट, Salim has noticed that the firm often uses the restaurants run by TTL for conducted its internal functions. ये कौन सी सिचुएशन? Purchase of goods and services। शाबाश। अच्छा मुझे ये बताइए, ये बताइए, ये 7 नंबर बड़ा डिसीजन, 7 नंबर है तीनों सिचुएशंस के, इसमें प्रोबेबली 2 सिचुएशन के 2-2 मार्क्स होंगे, एक के 3 मार्क्स होंगे। क्या हमें थ्रेट्स तो लिखेंगे, सेफगार्ड भी लिखेंगे, सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स लिखने चाहिए? क्या सिग्निफिकेंस के फैक्टर लिखने? हाँ जी, 2 नंबर के साथ नहीं लिखने चाहिए, लेकिन में से कोई एक हिडन 3 नंबर के साथ भी है, तो भी ये कैसे पता चलेगा किसके साथ है, कौन से 3 नंबर वाला है, जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे। चले ये आपकी जजमेंट है, अगर टाइम हो तो तीनों में सिग्निफिकेंस के फैक्टर 1-1, 2-2 लिख दें, लेकिन अगर टाइम नहीं तो जजमेंट लगा लीजिए कि आपके ख्याल में कौन सी सिचुएशन ज्यादा अहम है नॉर्मली, उसमें हमने सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स भी लिख देने चाहिए, लेकिन थ्रेट की एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ 1 लाइन में थ्रेड्स को डिस्कस कर दें, ठीक है। जैसे इसमें के कौन से वाले थ्रेड की एक्सप्लेनेशन, कि फैमिलियरिटी थ्रेड राशिद वाले के क्लोज रिलेटिव फादर ऑफ टीम मेंबर वर्किंग एट मार्केटिंग डायरेक्टर पोजीशन क्रिएट्स फैमिलियरिटी थ्रेड, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, इंटिमिडेशन थ्रेड, ठीक है, इस तरीके, यानी आपने सिचुएशन को थ्रेड के साथ लिंक कर दिया कि क्वेश्चन में मार्केटिंग डायरेक्टर रिलेटिव का, टीम मेंबर का रिलेटिव मार्केटिंग डायरेक्टर है, इस वजह से ये थ्रेड क्रिएट हो रहे हैं। हर थ्रेड को अलग जस्टिफाई नहीं करवाने की जरूरत, मार्क्स कम है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में मार्क्स ज्यादा हो या सिर्फ थ्रेड ही आपसे कहे कि डिस्कस करो, उसमें एक्सप्लेन, ठीक है। मैं ये चाहता हूं आप हर कोड ऑफ एथिक्स के क्वेश्चन के साथ ये जज किया करें कि ये कंटिन्यूस पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है या पार्ट्स वाला क्वेश्चन है। पार्ट्स वाला क्वेश्चन है तो मार्क्स कितने हैं, मार्क्स के लिहाज से हमने कितना लिखना है, से जो थ्रेड्स हैं वो सेफगार्ड, वो तो रिक्वायरमेंट में वो तो लिखने हैं ना, क्या हमें सिग्निफिकेंस को लिखना चाहिए, क्या हमें थ्रेड्स को एक्सप्लेन करना चाहिए, ये क्वेश्चन आपने खुद से करने, इससे आपकी जजमेंट रिफाइन होगी। इवन जो ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं उन पे भी ये प्रैक्टिस दोबारा कर सकते हैं। अब आते हैं हम करंट चैप्टर की तरफ। आइडेंटिफाई द फैक्ट 18, जो कौन से वाला है, ऑफ इंटरनल ऑडिटर। आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट कंसीडर्ड इन डिटरमिन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर। भाई इंडिपेंडेंस हमने पढ़ा ही नहीं, भाई इंटरनल ऑडिटर को वैल्यूएट करना है कंपेटेंस नहीं, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच। ऑब्जेक्टिविटी को ही इंडिपेंडेंस कह रहा है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एडुकेट रिसोर्सेज, नहीं वो मान रहा है, ये एब्सेंट है, ये तो कंपेटेंस वाले पॉइंट है। इंडिपेंडेंस वाले पॉइंट कौन से थे, रिपोर्टेबल किसको है, अपॉइंट कौन कर रहा है, ठीक है, एसोसिएशन तो नहीं, किसी मैनेजमेंट के बंदे के साथ, पर्सन के साथ, कंफ्लिक्टिंग रिस्पांसिबिलिटी। अच्छा, कंफ्लिक्टिंग रिस्पांसिबिलिटी से क्या मुराद है, कि मैनेजरियल वर्क नहीं होना चाहिए, उसका सुपरवाइजरी वर्क होना चाहिए, मैनेजरियल वर्क नहीं होना चाहिए। चलिए Question 3, will you rely on the work of internal auditor who reports to finance manager of company, who largely carries out certain pre-audit functions such as checking of invoices prior to payments? यानी pre-audit function से उसकी क्या मुराद है, कि ऑडिट से पहले वाले काम यानी मैनेजमेंट के काम करता हो, और आगे उसने एग्जांपल भी दे दी कि चेकिंग ऑफ इनवॉइसेस प्रायर टू पेमेंट्स। अच्छा, ये सीएफओ का काम है पेमेंट करने से पहले चेक करे कि क्या मेरी डॉक्यूमेंट्स पूरी हैं कि नहीं। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ने इस पॉलिसी को सुपरवाइज करना है कि ये काम हो रहा है कि नहीं, और 2 साबित को रिपोर्ट देने। तो क्या अगर इंटरनल इसमें कंफ्लिक्टिंग रिस्पांसिबिलिटी में एंगेज्ड है, याद रखें इनवॉइस को रीचेक करना ये मैनेजमेंट का ही काम है। इंटरनल ऑडिटर ने फिर क्या देखना है कि रीचेकिंग हो रही है कि नहीं। इंटरनल ऑडिटर याद रखिएगा नया काम कोई नहीं करता, वो एग्जिस्टिंग जो भी टास्क होते हैं इनको चेक करता है कि ये परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं। खुद से पेमेंट्स की चेकिंग नहीं करेगा, ये देखना कि क्या पेमेंट्स की चेकिंग हो रही है कि नहीं,
ये देखेगा, खुद से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करेगा, लेकिन ये देखेगा कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रही है कि नहीं। तो क्या आप रिलाई करेंगे ऐसे इंटरनल फंक्शन पे? कॉन्फ्लिक्ट रिस्पांस में तो मैनेजमेंट वर्क में इन्वॉल्व है। इसका मतलब है जिस तरह ऑडिटर अगर क्लाइंट के अकाउंटिंग वर्क में इन्वॉल्व हो जाए सेल्फ थ्रेट राइज हो जाता है, उसी तरह इंटरनल ऑडिटर भी अगर मैनेजरियल वर्क में इन्वॉल्व हो जाए उसका भी सेल्फ, वो बाद में उसको कैसे चेक करेगा कि ये ठीक होगा प्रोसेस, तो हम रिलाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ये छोटी सी केस स्टडी है। You are a member of the audit team engaged in the audit of listed company. At the planning stage, the audit in charge paid little attention to the internal auditing activity, to the pretext that internal auditor generally lacks independence in performing its duties. उसने कहा जी इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी को कंसीडर करने की इग्नोर करो, ये इंडिपेंडेंट नहीं होते। याद रखें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं आपको ये जो इजाजत दी गई ना इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करने की, इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करने की, तो आपने इस इजाजत से फायदा उठाना चाहिए। क्योंकि अगर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट कंपिटेंट है, ऑब्जेक्टिव है, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच है और कुछ ऐसे एरियाज है जिनमें रिस्क भी कम है, तो आपकी उन एरियाज में आपका काम कम हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो जहां पे सहूलत दी गई हो वहां पे उस सहूलत से फायदा उठा लेना चाहिए कि नहीं उठा लेना चाहिए? भाई जब आप आर्टिकल्स के लिए जाएंगे दूसरे शहरों में बाज़ बार ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, तो वहां एक बड़ा हमारे सामने एक मसला आता था कि पूरी नमाज पढ़नी चाहिए किसी जगह पे कि कसर करनी चाहिए। तो अगर इजाजत है कसर नमाज की, अगर इजाजत है पूछ लेना चाहिए कि यहाँ मेरा घर है, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है, गुजरावाला जा रहा हूँ, रोज वापसी हो जाएगी, तो क्या मुझे तो जहां पे इजाजत वहां पे उसका फायदा उठा लेना चाहिए कि नहीं हम पूरी नमाज पढ़ेंगे, 4 रकात पढ़ेंगे ज्यादा स्वाब होगा, या फायदा उठा लेना चाहिए। जहां पे इजाजत है फायदा उठा लेना चाहिए। उसी तरह जहां पे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने इजाजत दी है कि इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज कर सकते हो, एक्सपर्ट के वर्क को यूज कर सकते हो, उसके बावजूद हम हम खुद ही सारा काम करेंगे, तो इससे तो ऑडिट एफिशिएंसी कंप्रोमाइज होगी ना, आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसीलिए क्या आप इस सीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुतफिक हैं कि हमें इंटरनल ऑडिटर को बिल्कुल इग्नोर कर, नहीं कंसीडर करना चाहिए। हाँ अगर वो फारग है, कंपिटेंस नहीं तो फिर छोड़ दें, फिर खुद काम करें। लेकिन अगर कंपिटेंस है, ऑब्जेक्टिविटी है, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच है, तो फिर जिन एरियाज में रिस्क कम है उन एरियाज में उसका वर्क को यूज कर ले और बाद में उसके काम को चेक भी कर ले, इससे ओवरऑल वर्क कम होगा। तो इस अप्रोच, ये अप्रोच गलत है, एफिशिएंट अप्रोच नहीं है। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल हु क्लोज फ्रेंड। अच्छा अब रिक्वायरमेंट है असेस द इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑफ द कंपनी। हमने असेस करना है कि क्या इसमें कंपिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच है कि नहीं। जब हमने इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को वैल्यूएट करना है तो कौन सा क्राइटेरिया सामने रखना है? ऑब्जेक्टिविटी, कंपिटेंस। इवैल्यूएट कर, असेस करना मींस इवैल्यूएट करना, असेस करना मतलब वैल्यू। डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल हु इज क्लोज फ्रेंड ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। अच्छा अब एक तरफ आपने प्लस लिखते जाने, एक तरफ माइनस। डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल, प्लस पॉइंट है, स्ट्रांग पॉइंट, हु इज क्लोज फ्रेंड ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड जनरल मैनेजर, नेगेटिव। इसको एक्सप्लेन कर देंगे ना, इससे फैमिलियरिटी थ्रेट राइज होता है। He utilizes such relations very effectively and applies surprise physical checks। जी ये बताइए, फिजिकल चेक्स ये पॉजिटिव है, ठीक, ये उसका जो वर्क है वो एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व है। अनप्लान्ड इन्वेस्टिगेशन एंड टेक्स ऑन द स्पॉट मेजर्स ऑन डिटेक्शन ऑफ एरर्स और फ्लॉज इन कंट्रोल्स। अनप्लान्ड इन्वेस्टिगेशन ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, हाँ जी बिल्कुल, सिस्टमैटिक नहीं है। और नेक्स्ट, अनप्लान्ड के बाद नेक्स्ट, takes on the spot corrective measures on detection of errors or flaws. This approach has reduced the lengthy paperwork that is normally seen in internal auditing department of the other company. On the spot corrective action ले रहा है, क्या आप एग्री करते हैं ये अच्छी अप्रोच है? क्यों नहीं अच्छी अप्रोच? डॉक्यूमेंट उस वक्त तो फौरी तौर पे ठीक हो जाएगा, लेकिन जुबानी कलामी बात है, हो सकता है अगले दिन फिर पुराने तरीके से काम कर रहा हो। रिटर्न रिकॉर्ड होगा तो जिसको सजेशंस दी गई हैं उसको भी याद रहेंगी और जिसने सजेशन दी है उसको भी पता होगा कि मैंने इनको चेक करना, ठीक है। तो आपने इस केस स्टडी को पढ़ के इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को असेस करना सीख लिया। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को असेस करने या वैल्यूएट मुराद है, हमने देखना है क्या वो कंपिटेंट, ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच है कि नहीं। ये कैसे पता चलेगा? केस स्टडी के अंदर कुछ पॉइंट्स हमें ऐसे देगा जिससे कंपिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच मीट हो रही होगी और कुछ में वायलेट हो रही होगी। हमने दोनों पॉइंट्स को अपने सोल्यूशन में रखना है, सिर्फ नेगेटिव वालों को नहीं, सिर्फ पॉजिटिव वालों को नहीं। ये अहम चीज है। केस स्टडी के अंदर इंटरनल ऑडिट की इफेक्टिवनेस पूछे, वैल्यूएशन करने का पूछे, प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट्स दोनों को हमारे सोल्यूशन में होना चाहिए। अच्छा इसमें दो चीजें ऑप्शनल हैं, दो चीजें ऑप्शनल हैं आपके लिए, प्लस और माइनस ये लिखना लाजमी है। ऑप्शनल क्या है? पहली चीज एंड पे फाइनल कंक्लूजन देना कि ये इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट आपके ख्याल में इसके वर्क पे रिलाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ये
क्राइटेरिया ओवरऑल मीट करता है, ये ऑप्शनल है, चाहे इंक्लूड करे चाहे ना करे, ठीक है। और दूसरा, इसमें हर प्लस या माइनस फैक्टर को जो उसने केस स्टडी में दिया है आपने हाईलाइट कर दिया, इसमें ये चीज गलत है, तो वो कंपिटेंस को अफेक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्टिविटी को या सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच को, ये भी ऑप्शनल है। अगर डिस्कस कर सके तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, रिकमेंडेड है, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे पहला पॉइंट था, वो कह रहा था चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो इससे हमें क्या पता चला, ये पॉइंट किस फैक्टर से रिलेट कर रहा है, इवैल्यूएटिंग द इंटरनल ऑडिट, कॉन्फिडेंस से। फिर उसने कहा कि वो क्लोज फ्रेंड है, ऑब्जेक्टिविटी से। एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं दिस रिलेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी या दिस अफेक्ट्स ऑब्जेक्टिविटी। फिर जो उसने लिखा कि ऑन द स्पॉट अनप्लान्ड, ऑन द स्पॉट करेक्टिव एक्शन, नो डॉक्यूमेंटेशन, ये तीनों फैक्टर्स जिनमें से 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव है, इमीडिएटली एक्शन लेना ये पॉजिटिव है, अनप्लान्ड वर्क होना, नो डॉक्यूमेंटेशन होना ये नेगेटिव है, लेकिन ये तीनों किससे रिलेट करते हैं, सिस्टमैटिक से। क्लियर? तो जब कभी हमें कोई केस स्टडी देगा जिसमें इंटरनल ऑडिटर को वैल्यूएट करने को कहेगा, आपने प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स अपने सोल्यूशन में लिखने हैं। फिर इसके बाद अगली चीज ऑप्शनल है, रेलेवेंट कैटेगरी को लिखना चाहे तो बहुत अच्छा, बेहतरीन, लेकिन अगर कंफ्यूजन का शिकार है तो ना लिखिए, और फाइनल कंक्लूजन भी एंड पे लिखना जरूरी नहीं, सिर्फ फैक्टर्स लिख दिए काफी। क्लियर जी? ये थे हमारे क्वेश्चंस। चलिए अब वापस चलते हैं केस स्टडी के बाद। आज के अच्छा कंसेप्ट आज का इजी है, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा रखे थे। कल हमने क्या सीखा, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। हमने पहला बड़ा कंसेप्ट कल ये सीखा कि एज एक्सटर्नल ऑडिटर हम इंटरनल ऑडिटर से हेल्प ले सकते हैं, हमारा पेटी भाई है, लेकिन चूंकि क्लाइंट का एम्प्लॉय भी है तो हमें खुली छुट्टी नहीं है कि जिस मर्जी एरिया में जैसे मर्जी से, क्योंकि बहरहाल वो उतना इंडिपेंडेंट नहीं है जितने हम हैं। इसीलिए स्टैंडर्ड ने हमें कुछ कंडीशंस लगाई है। वर्क को यूज कर सकते हैं इंटरनल ऑडिटर के, हेल्प ले सकते हैं इंटरनल ऑडिटर से, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। अब ये कंडीशन डिपेंड करता है कि आप कौन सी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। 2 ऑप्शन स्टैंडर्ड ने दिए हैं इंटरनल ऑडिटर के हवाले से। पहली ऑप्शन, उसने जो ऑलरेडी काम किया हुआ है ना उसके वर्क को यूज कर ले, इसमें हमें वो ज्यादा फेवर नहीं दे रहा। उसका ऑलरेडी काम जो उसने अपने किसी पर्पस के लिए, डायरेक्टर्स को रिपोर्ट देने के लिए, अपने जो टास्क को पूरे करने के लिए किया है, उसी वर्क को हम यूज कर रहे हैं, यह यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। दूसरी ऑप्शन क्या है इंटरनल ऑडिटर से हेल्प लेने की, डायरेक्ट असिस्टेंस, कि उसे पहले हम अपनी जेरे निगरानी ले लें, अपनी डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू में उससे स्क्रैच से काम करवाएं जो हमने यूज करना है, जो हमने यूज करना है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट असिस्टेंस। स्टैंडर्ड ने हमें यह कहा यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में कि आपके बड़े 3 डिसीजन करने हैं आपने यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल। पहला डिसीजन ये करना है, क्या इस इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज करना चाहिए। दूसरा डिसीजन, अगर यूज करना चाहिए, यहां से क्लियर हो गया, तो किस एरिया में यूज करना है, किसमें नहीं, ये दूसरा डिसीजन। और तीसरा डिसीजन, अगर यूज करना है किसी एरिया में, पहला भी पास दूसरा भी पास, तो फिर हमारी रिस्पांसिबिलिटी क्या है, उसके वर्क की एडिक्वेसी कैसे इवैल्यूएट करनी है, उसके काम को कैसे चेक करना है। कल के लेक्चर में हमने ये तीनों चीजें सीखी। क्लियर? इवैल्यूएट इंटरनल ऑडिट फंक्शन भी, डिसाइड करना किस एरिया में इसका वर्क यूज करना है, किसमें नहीं, और फिर उसके प्रोसीजर। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए अहम चीज, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में जो हमें वो रूल बताता है किस एरिया में इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज कर सकते हैं, किसमें नहीं, उसमें हमें गाइडेंस ये देता है कि जहां पे रिस्क और जजमेंट ज्यादा इन्वॉल्व हो हमें वर्क यूज, जहां पे कम रिस्क और वहां यूज कर। फिर इसके बाद एग्जांपल्स देता है लिस्ट की शक्ल में। वो एग्जांपल्स किन एरियाज की थी जिनमें इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज कर सकते हैं हम, या जिनमें नहीं कर सकते। जिनमें कर सकते हैं ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट असिस्टेंस में भी यही रूल है कि अगर रिस्क ज्यादा है, जजमेंट ज्यादा इन्वॉल्व है, डायरेक्ट असिस्टेंस ना लो। फिर इसके बाद लेकिन वहां पे जो एग्जांपल्स देते हैं ना लिस्ट की शक्ल में, वो एग्जांपल्स उन लिस्ट की है जहां पे डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ली जा सकती। यानी यहां पे पॉजिटिव लिस्ट दी है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में, और डायरेक्ट असिस्टेंस में नेगेटिव लिस्ट। चलिए मेन टास्क हमने कल कर लिए थे यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में। अब कुछ छोटी मोटी चीजें, ठीक है, हमने जैसे इवैल्यूएटिंग इंटरनल ऑडिटर ये पढ़ लिया था, एरियाज वेयर वर्क कैन बी यूज्ड ये भी कवर कर लिया था। फिर इसके बाद इवैल्यूएटिंग एडिक्वेसी ऑफ वर्क ये भी पढ़ लिया था, ऐसे ही है। और इसके वर्क की एडिक्वेसी को इवैल्यूएट करते हुए फैक्टर्स कौन से कंसीडर करने हैं, ये ज्यादा अहम है। ये क्या ज्यादा पूछता है कि प्रॉपर्ली प्लान, परफॉर्म, डॉक्यूमेंट रिव्यू हुआ हो काम का, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया गया हो, कंक्लूजन रीच्ड आर एप्रोप्रिएट एंड कंसिस्टेंट विद एविडेंस और एक्सेप्शंस रिजॉल्व। इन फैक्टर्स को कंसीडर करने के लिए, चेक करने, इवैल्यूएट करने के लिए प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं, ये 4। यानी ये 4 पॉइंट्स कौन से हैं, करना क्या है, कैसे करना है, करना क्या है,
कैसे करना। अच्छा, इन 4 में मुझे बताइए, स्टैंडर्ड कहता है एक प्रोसीजर आपने लाजमी करना है, वो कौन सा है? शाबाश, री परफॉर्मेंस। लेकिन री परफॉर्मेंस सैंपल बेस, सम ऑफ आइटम्स को, ऑल आइटम्स को नहीं। ऑल आइटम्स होगा तो उसका मकसद ही फॉल्स हो जाएगा इंटरनेट का कोई यूजर। सम। चलिए, इसके बाद क्या हमें कोई कम्युनिकेशन करनी चाहिए डायरेक्टर के साथ? कम्युनिकेशन, बल्कि डायरेक्टर से भी पहले मुझे ये बताइए, क्या हमें उस इंटरनल ऑडिटर के साथ कुछ डिस्कशन करनी चाहिए? पहले से मैटर डिस्कस कर लें कि भाई हम एंड पे आएंगे, लेकिन उस वक्त तो तुम काम कर चुके होंगे, उस वक्त तुम्हें कुछ कहना मुनासिब नहीं है, ठीक है? अभी कह देते हैं, ठीक है भाई। जब कोई बंदा गलती कर चुका हो फिर समझाने का क्या फायदा है? जब उसने अभी गलती नहीं की, समझाने का फायदा तो तब ही है ना, है ना? तो इसीलिए हम कहीं वो इंटरनल ऑडिटर वाला गलत काम ना कर ले, कहीं वो ऐसा सैंपल साइज सिलेक्ट ना कर ले जो हमारे साथ मैच नहीं करता, ऐसा मटेरियलिटी लेवल डिटरमिन ना कर ले जो हमारे साथ, कहीं वो ब्लॉक सिलेक्शन यूज ना कर ले, ठीक है? कहीं वो ऐसा ना हो कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहा है, टेस्ट ऑफ डिटेल करे ना। या हो सकता है कि इनवॉइस को चेक करते हुए वो अमाउंट्स के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को तो देख रहा है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में पेमेंट होगी कि नहीं ये देख ही नहीं रहा। हालांकि उसी वक्त अगर देख ले तो बड़ी आसानी से, साथ साथ काम हो रहा है, 4 काम कर रहे हो, साथ ही 5वां काम भी दे दिया जाए, वो इतनी प्रॉब्लम नहीं करता। अलहदा से 5वां काम करना पड़े ऊपर। तो बताइए, क्या इंटरनल ऑडिटर से पहले से डिस्कशन कर लेना बेहतर है? स्टैंडर्ड यही कहता है, डिस्कस कर लो। और कौन से मैटर डिस्कस कर लो? वो यही कि मटेरियलिटी वगैरह, सैंपल साइज, वो लिस्ट देता है कि कौन कौन से मैटर्स है। ये लिस्ट कहां पे मौजूद है? ये लिस्ट हमारे 4 पॉइंट्स पे। डिस्कशन विद इंटरनल ऑडिट फंक्शन, पहले अगर एक्सटर्नल ऑडिटर ने इंटरनल ऑडिटर के काम को रिलाई करना है तो बेहतर है, यूजफुल है, बेहतर है पहले से डिस्कस कर लो भाई, बाद में प्रॉब्लम ना हो। क्या डिस्कस कर लो पहले? नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म, भाई किस किस एरिया पे काम कर रहे हो, सेल्स पे कर रहे हो, पेरोल पे नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, लेकिन रिपेयर पे कर देना। नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म, टाइमिंग ऑफ सच वर्क, कब प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, ठीक है? ईयर एंड पे ज्यादा करेगा तो हमारा भी ज्यादातर काम ईयर एंड पे ही होता है, या कि इंटरम ऑडिट में करेगा, ठीक है? अगर हम इंटरम ऑडिट परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसकी मिन्नतें करके उसे कहेंगे इंटरम डेट में भी कर दे भाई प्रोसीजर। एक्सटेंट ऑफ ऑडिट कवरेज, सैंपल साइज कितना होगा, कितनी आइटम्स कवर कर रहे हैं, मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियल। हालांकि ये हमारी कैलकुलेटेड होती है मटेरियलिटी, इंटरनल ऑडिटर को क्यों बता रहे हैं? ताकि वो इसको सामने रखे, ये ना हमारे लिए कोई मटेरियल है वो उसके लिए यही मटेरियल हो जाए। मेथड्स ऑफ सिलेक्शन एंड सैंपल साइज, मेथड ऑफ सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए जिसे आईएसए अलाउ करते हैं, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर के ऊपर ये आईएसए अप्लाई नहीं करते। तो हमारे आईएसए ने जो जिम्मेदारियां लगाई है वो इंटरनल ऑडिटर को बता देंगे, भाई ब्लॉक सिलेक्शन ना कर यार, तेरी मेहरबानी, कौन कौन से कर ले, रैंडम सिलेक्शन कर ले, हैज़ार्ड कर ले, सिस्टमैटिक कर ले, डॉक्यूमेंटेशन वर्क परफॉर्म, ये तो सबसे अहम है भाई, जो काम कर रहे हो उसको डॉक्यूमेंट। इतना एफिशिएंट बनने की जरूरत नहीं है कि ऑन द स्पॉट करेक्टिव मेजर्स ले जाओ और बाद में भूल जाओ वर्क, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन तो लाजमी है हमारे प्रोफेशन में। रिव्यू एंड रिपोर्टिंग प्रोसीजर, कि क्या उसके काम को कोई रिव्यू कर रहा है। इंटरनल डिपार्टमेंट में भी टीम होती है बकायदा, उसमें जूनियर पर्सन का काम सीनियर ने रिव्यू करना। तो ये हमारे कुछ डिस्कशन है। क्या एग्री करते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर अगर इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज, तो स्टार्ट में डिस्कशन कर ले, फायदा ही है ना इसे, ताकि अलाइनमेंट हो जाए दोनों के, इंटरनल ऑडिटर के काम के और एक्सटर्नल ऑडिटर। अच्छा, क्या दोस्त साहब गवर्नर से कुछ डिस्कशन करनी चाहिए? बिल्कुल करें, कम्युनिकेट करें उनको, डायरेक्टर्स को भी। अब पहले डिस्कशन कर रहे थे हम इंटरनल ऑडिटर के साथ, अब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं दो चार गवर्नर्स के साथ, ठीक है? फिर इसके बाद प्लान्ड यूज ऑफ वर्क, कि इंटरनल ऑडिटर को क्या हम देखें, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं जब कभी आप इंटरनल ऑडिटर से हेल्प ले रहे हो ना, तो आपने इसके बारे में डायरेक्टर्स को बताना है, क्योंकि बहरहाल डायरेक्टर्स उनके पैसे तो वो दे रहे हैं, काम चाहे इंटरनल ऑडिटर हमारे आ रहा है, पेरोल पे तो क्लाइंट की है ना, तो जिसकी तनख्वाह पे वो काम कर रहा है उसको कम्युनिकेट कर देना चाहिए, सर पहली चीज हम इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करने लगे, ये और अगर डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करनी है तो फिर सर हम डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन कर रहे हैं। यानी जो भी आपने प्लान कर रहे हैं यूज करेंगे वर्क को, वो आपने डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट कर देना है। और क्या कम्युनिकेट करना है, ठीक है? प्लान यूज ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल फंक्शन टू दोस फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग, ताकि उन्हें पता चल जाए, क्या पता चल जाए कि हमारी प्रपोज ऑडिट अप्रोच क्या। इंटरनल ऑडिट के हवाले से हमारी दो अप्रोचेस होती है ना, यूजिंग द वर्क ऑफ डायरेक्ट असिस्टेंट, जो भी अप्रोच है बता दो डायरेक्टर्स को। क्या कुछ चीजें डॉक्यूमेंट करनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट करना चाहिए भाई? जो काम, सिंपल वन वर्ड रूल, जो भी काम किया है डॉक्यूमेंट करें। जैसे आपने क्या इंटरनल ऑडिटर की कंपिटेंस को, उसकी ऑब्जेक्टिविटी को, उसकी सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच को वैल्यूएट किया होगा, तो उसको डॉक्यूमेंट करें, ताकि कल क्लास को आएगा आपसे पूछे तो आप कहें सर देखें हमने ये
वैल्यूएशन सारी करके डिसीजन किया है। फिर क्या आपने जो दूसरा डिसीजन, ये तो पहले वाला डिसीजन था ना, इवैल्यूएटिंग इंटरनल ऑडिट फंक्शन, उससे रिलेटेड जो भी आपने डिसीजन किए वो डॉक्यूमेंट करें। नेक्स्ट स्टेज पे आपने क्या काम किया था, ये कि किस एरिया में वर्क यूज करना है और कितना रिस्क और जजमेंट, इस हवाले से भी आपने लिख देना है कि हमने इंटरनल ऑडिटर का वर्क किस एरिया में यूज किया और कितना यूज किया। नेचर मींस किस एरिया में, इसकी जस्टिफिकेशन लिखनी होती है कि हमने परचेजिंग में वर्क यूज कर लिया क्योंकि परचेजिंग में रिस्क कम था, सेल्स में नहीं किया, सेल्स में ज्यादा रिस्क था। ये डॉक्यूमेंटेशन का पहला पॉइंट इवैल्यूएटिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन से रिलेट कर रहा है, दूसरा पॉइंट एरिया वेयर वर्क टू बी यूज से रिलेट कर रहा है, और तीसरा पॉइंट एडिक्वेसी ऑफ वर्क। एडिक्वेसी ऑफ वर्क में आपने ये जो प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं और ये फैक्टर्स इवैल्यूएट किए हैं, ये प्रोसीजर परफॉर्म के डॉक्यूमेंट नहीं करने, हमारा तो असूल है हर चीज डॉक्यूमेंट करते हैं। आपको बताया था ना, समथिंग नॉट डॉक्यूमेंटेड इज समथिंग नॉट डन, फैशन में रूल है। तो डॉक्यूमेंट नहीं किया वो कोई नहीं मानेगा आपने काम किया। तो इवैल्यूएट एडिक्वेसी ऑफ, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब डॉक्यूमेंटेशन में आपने वही चीजें डॉक्यूमेंट करनी है 3 जो आपने एक्चुअली काम किया। क्लियर? और कोई कंसेप्ट रहा तो नहीं गया? चलिए, हमने 3 बड़े कंसेप्ट पढ़े, इवैल्यूएटिंग द यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में, इवैल्यूएटिंग इंटरनल फंक्शन व्हिच एंड वेयर वर्क टू यूज, और इवैल्यूएटिंग एडिक्वेसी ऑफ वर्क। तो इसके बाद 3 छोटे-छोटे कंसेप्ट पढ़े, डिस्कशन विद इंटरनल ऑडिटर, कम्युनिकेशन विद दोषाबी गवर्नेंस और डॉक्यूमेंटेशन। शाबाश। क्या डॉक्यूमेंटेशन में से भी क्वेश्चन पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है। अच्छा, आप चलते हैं डायरेक्ट असिस्टेंस। डायरेक्ट असिस्टेंस बहुत आसान है, बहुत आसान। इसका मतलब क्या है? क्या डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब है कि उसके वर्क को यूज नहीं कर रहा है, उसी को यूज कर रहा है। आ जाओ भाई, भाई हमारे आ जाओ, आज से हम इकट्ठे खाए पिएंगे, चाय पिएंगे अगले 1 महीने तक, ठीक है? क्योंकि अब हमारी छतर छाया में आ गए हो आप, हमारी डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू में काम करोगे। वो कहता है सर जो पुराना काम किया था, बोले नहीं 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 उधर ही रहने दो, ठीक है? व्हाट इज डायरेक्ट असिस्टेंस? इंटरनल ऑडिटर परफॉर्म प्रोसीजर, वो प्रोसीजर नए सिरे से परफॉर्म करता है अंडर डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। एक्सटर्नल ऑडिटर के अंडर नए सिरे से प्रोसीजर परफॉर्म करता है। लेकिन ये चूंकि ज्यादा इसमें हम इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसीलिए एक खसूसी एग्रीमेंट करना पड़ता है। एक एग्रीमेंट इस उन लोगों के साथ जिनको हम एंगेज कर रहे हैं, और दूसरा एग्रीमेंट इसके बॉस के साथ, दोषाबी गवर्नेंस के साथ। दोषाबी गवर्नेंस के साथ एग्रीमेंट ये करते हैं कि सर हम आपके लोगों को, एम्प्लॉइज को अपने पास कुछ अरसे के लिए रख रहे हैं, आपने दरमियान में टांग नहीं अड़ानी। ये ना हो आधा काम हम कर रहे हो और बाद में आप कहें नहीं हमारे बंदे वापस करो। अभी हमारे साथ एग्रीमेंट करें, हमें इजाजत दीजिए, आपकी तरफ से एनओसी आना चाहिए हमारे पास कि हम आपके एम्प्लॉइज को यूज कर रहे हैं, आपको कोई इतराज नहीं है, क्योंकि काम हमारा करेंगे, तनख्वाह कहां से लेंगे? हमसे नहीं लेंगे, डायरेक्टर्स उससे लेंगे। पहला एग्रीमेंट किसके साथ करना है? दूसरा एग्रीमेंट ये इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के उन लोगों से करना है जिनको हम यूज कर रहे हैं, जिनसे डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहे हैं, उनसे क्या एग्रीमेंट करना है भाई? 2 एग्रीमेंट। एक, जो तुम्हें तरीका वारदात अब हम सिखाएंगे ना, वो तुमने पहले नहीं सीखा होगा। हालांकि हमारे पेटी भाई हो, लेकिन तुम्हारी दुनिया और है, हमारी दुनिया शाही का जहां और है, करगस का जहां, वो करगस है। अब हम उसे शाहीन के दाव पेच सिखाने लगे हैं। तो मुझे कहेगा भाई हाँ ये दाव पेच हम तुम्हें सिखा रही है, लुमड़ी को ना सिखा देना, मैनेजमेंट को ना बता देना, हमें भाई कॉन्फिडेंशियलिटी का एग्रीमेंट करेंगे कि हमारे तरीकाकार, हमारे प्रोसीजर्स आगे मैनेजमेंट को ना बता दे। अनप्रेडिक्टेबल रखना है ना, वरना हम अनप्रेडिक्टेबल नहीं रहे। और दूसरा एग्रीमेंट कि अगर अभी तो वो तुम इंडिपेंडेंट हो, अगर इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कोई भी इशू बाद में आता है ना, हमें फौरी तौर पे बता देना, वो आगे फारग हमने करना है, लेकिन बताना उसकी जिम्मेदारी होगी। क्लियर जी? अच्छा, यहां पे आप एक चीज नोट कीजिए, वो डायरेक्ट असिस्टेंस में इंटरनल ऑडिटर के जो लोग जिनको हम यूज कर रहे हैं ना, उनको इवेल्युएट करने का कहीं जिक्र नहीं कर रहा। देखिए उसने वो पॉइंट्स नहीं बताए, लेकिन कहता है ये ना समझिएगा इसका ये मतलब है कि यूजिंग ये डायरेक्ट असिस्टेंस में आपने इंटरनल ऑडिट के जिन लोगों को यूज कर रहे हैं उनकी कंपिटेंस, उनकी ऑब्जेक्टिविटी, उनकी चलो अप्रोच रहने दो, क्योंकि अब वो अपनी अप्रोच नहीं हमारी अप्रोच के मुताबिक काम करेंगे, अप्रोच रहने दे। लेकिन ये ना समझेगा कि उनकी कंपिटेंस और ऑब्जेक्टिविटी को चेक ही नहीं करना, यहाँ पे तो दर्जा उला चेक करना है, ज्यादा चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे हम उनसे ज्यादा बड़े लेवल पे काम करवा रहे हैं। लेकिन रिपीट नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? कह रहा है इसको वैल्यूएट करने के पॉइंट वही है जो पहले। तो ज़हन में रखिएगा, डायरेक्ट असिस्टेंस में भी हमारा सबसे पहला स्टेप यही होता है। डायरेक्ट असिस्टेंस की डेफिनेशन समझ आ गई? उसके बाद पहला डिसीजन यही है क्या कि डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करनी है कि नहीं। स्टैंडर्ड यहां पे कहता है
कुछ मुल्कों में डायरेक्ट असिस्टेंस मना है, जैसे यूके में मना है, पाकिस्तान में नहीं मना। यूके में कहते हैं भाई आपने अपना काम करना है, खुद करें, अपना काम इंटरनल ऑडिटर पे क्यों डाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर लॉ मना कर देना, डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते, फिर आपके पास एक ही ऑप्शन होगी, यूजिंग द वर्क वाली। लेकिन अगर लॉ मना नहीं करता, डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। तो पहला डिसीजन हमने यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में क्या किया था, इवैल्यूएटिंग इंटरनल ऑडिटर, वो यहां पे भी करेंगे, क्लियर। दूसरा डिसीजन क्या था, किन एरियाज में वर्क यूज कर सकते हैं, किन में नहीं। वहां पे था सिर्फ रिस्क और जजमेंट की बात कर रहा था, यहां पे रिस्क और जजमेंट के साथ एक और पॉइंट ऐड कर रहा है, लीगल रिक्वायरमेंट। अगर लॉ मना कर दे तो हम उसके वर्क को किसी एरिया में, चाहे जितना मर्जी कंपिटेंट हो, जितना मर्जी, लॉ ने मना कर दिया, या अगर रिस्क ज्यादा है, जजमेंट ज्यादा है, उसके वर्क को यूज। अच्छा आप सुन लें, डायरेक्ट असिस्टेंस में क्या हम इंटरनल ऑडिटर की कंपिटेंस ऑब्जेक्टिविटी को वैल्यूएट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या ये डिसाइड करेंगे किस एरिया में वर्क यूज करना है, किसमें नहीं, जहां पे रिस्क ज्यादा हो, जहां पे जजमेंट ज्यादा हो, जहां पे लॉ ने मना कर दिया, और बाकी एरियाज में करेंगे। अब यहाँ पे भी हमें वो एग्जांपल्स दे रहा है, देखें पहले उसने बताया डायरेक्ट असिस्टेंस क्या है, फिर उसके बाद बताया कि डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करनी है कि नहीं। कह रहा है अगर लॉ मना करता है तो ऑब्टेन नहीं करनी डायरेक्ट असिस्टेंस, अगर ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, कंपिटेंस नहीं है, तो डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं करनी। यही पॉइंट थे पहले भी, नया कंसेप्ट सिर्फ एक है, प्रोहिबिटेड वर्क। अब आगे चलते हैं, अगला डिसीजन हमारा क्या होता है कि कौन सा वर्क असाइन कर सकते हैं उसको। यहां पे देखिए वो वर्ड यूज कर रहा है, वर्क असाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब काम हमने करवाना है, हम उसके काम को चेक नहीं करेंगे, उससे काम करवाएंगे। तो यहाँ पे कहता है अगर जजमेंट ज्यादा इन्वॉल्व हो, वर्क को यूज नहीं करना, रिस्क ज्यादा हो, वर्क को यूज। ये कंपिटेंस ऑब्जेक्टिविटी हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। और लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट, आपने इंटरनल ऑडिटर के वर्क के साथ अपने आप को इन्वॉल्व रखना है, यानी ज्यादातर ऑडिट आप ही ने करना है, ठीक है। अच्छा इसके बाद इंटरेस्टिंगली अब वो हमें एग्जांपल्स दे रहा है उन एरियाज की जहां पे हमने उसके वर्क को यूज, उसके सॉरी असिस्टेंस को यूज नहीं करना, डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं करने, ठीक है। अच्छा अब यहां पे जरा बुक से पढ़ लेते हैं, इसको छोड़ दीजिए, क्या लिखा है, बुक वाले पॉइंट की तरफ आते हैं कि डायरेक्ट असिस्टेंस, कह रहा है डायरेक्ट असिस्टेंस शैल नॉट बी यूज्ड इन फॉलोइंग एरियाज इन्वॉल्विंग हायर रिस्क एंड सिग्निफिकेंट जजमेंट। डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं करनी। इवैल्यूएटिंग एंड एड्रेसिंग फ्रॉड रिस्क, डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं करने, क्योंकि सिग्निफिकेंट रिस्क वाला एरिया ना, वो वाले पॉइंट्स ना देखें, वो दूसरे पॉइंट्स है, वो पुराने पॉइंट्स समझो, वो स्टैंडर्ड के पॉइंट्स है, ये आईकैप के पॉइंट्स है, हम आईकैप के पॉइंट्स को प्रेफरेंस देते हैं, उसको इग्नोर कर देना बोर्ड पे जो लिखा है। ये जो डायरेक्ट असिस्टेंस के प्रोसीजर है, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये पढ़े। डिटर्मिनेशन ऑफ अनअनाउंस्ड ऑडिट प्रोसीजर, जहां पे हमने अनअनाउंस्ड ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, उनके बारे में इंटरनल ऑडिटर को नहीं बताना, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर के थ्रू इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास जा सकती है। असाइनिंग रिस्पांसिबिलिटी टू हैंडल एक्सटर्नल कंफर्मेशन, आपको पता है हमारा वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल प्रोसीजर होता है, इसका डायरेक्ट होना जरूरी है, तो इसका डायरेक्ट मैनेजमेंट से होना जरूरी है, इंटरनल ऑडिट से भी डायरेक्ट होना जरूरी है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन को हैंडल करने के लिए हमने इंटरनल ऑडिट को भी इन्वॉल्व नहीं करना, क्यों नहीं करना, डायरेक्ट होना, ने खास तौर पे कहा ये डायरेक्ट हो। डिसीजन रिगार्डिंग इंटरनल ऑडिट फंक्शन, अच्छा ये आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन यू देखिए क्वेश्चन, ये इंटरनल डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं, इनकी कंपिटेंस को ऑब्जेक्टिविटी को मैंने चेक करना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ए इंटरनल ऑडिट के एम्प्लॉय नंबर 1, तुम इंटरनल ऑडिट के एम्प्लॉय नंबर 2 की कंपिटेंस ऑब्जेक्टिविटी चेक करके बताओ है, उसके साथ का बताओ, ये करना चाहते नहीं, कह रहा है ये डिसीजन आपने खुद करना है, इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करनी है नहीं करने, उनकी कंपिटेंस को वैल्यूएट करना है, उनकी ऑब्जेक्टिविटी को वैल्यूएट करना है, ये डिसीजन किसने करने हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर से नहीं लेना ये काम। और एरियाज रिलेटिंग टू वर्क इन विच इंटरनल ऑडिटर इज ऑलरेडी इन्वॉल्व, अगर उसने कोई ऑलरेडी, हम फर्स्ट कीजिए सेल्स में उससे डायरेक्ट असिस्टेंस लेना चाहते हैं, लेकिन वो काम ऑलरेडी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए कर चुका है, कह रहा है वो काम उसको ना दे जो उसने ऑलरेडी किया। क्यों भला, क्योंकि वो दोबारा वो काम नहीं करेगा, बल्कि ऑलरेडी किए हुए काम को आपके सामने पेश कर देगा। क्लियर हुई ये बात। चलिए अब जरा फिर से कंसेप्ट बिल्ड करते हैं। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में 3 बड़े टास्क थे। पहला क्या था, इवैल्यूएट करना उसे, दूसरा डिसाइड करना किस वर्क में यूज करना है किस में नहीं, और तीसरा एडिक्वेसी। डायरेक्ट असिस्टेंस में भी पहला कंसेप्ट यही है, लिखा नहीं हुआ उसने कि आपने डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करनी है तो उसको इवैल्यूएट करना, लोगों की कंपिटेंस को और ऑब्जेक्टिविटी को, अप्रोच नहीं, क्योंकि वो हमारी अप्रोच के मुताबिक काम करें। दूसरे नंबर पे डिसीजन क्या है, किन एरियाज में वर्क यूज करना है किन में नहीं,
तो किन एरियाज में वर्क यूज करना चाहिए? यहाँ पे मेन कंसेप्ट वही है, जो हाई रिस्क वाले हैं, जिनमें जजमेंट ज्यादा है, उनमें डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन ना करो। जो हाई रिस्क वाले और बाकी में कर सकते हैं। अब लेकिन जो इसकी एग्जांपल दे रहा है वो नेगेटिव लिस्ट की एग्जांपल दे रहा है। डायरेक्ट असिस्टेंस में सबसे पहला जो पॉइंट समझने वाला है ना, वो ये कि इसमें जो एरियाज की एग्जांपल दी है वो नेगेटिव लिस्ट के साथ दी है, पॉजिटिव के साथ नहीं दी। वो लिस्ट हमने पढ़ ली सारी, वो याद कर लेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद हमने डिसाइड कर लिया कंप्लीटनेस ऑब्जेक्टिव है, हमने डिसाइड कर लिया इन एरियाज में हम इसको एंगेज कर सकते हैं डायरेक्ट से। अब क्या करें? अब एंगेज कर लो, एग्रीमेंट कर लो। कैसे कर? दो एग्रीमेंट करने, एक डायरेक्टर के साथ, दो जाकर एग्रीमेंट भी हो गए। अब वो काम कर रहा है, काम कर लिया उसने, क्या हमें उसको खुद अब बताना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है, और जब वो कर ले उसका रिव्यू भी करना है। यहाँ पे एक बड़ा अजीब पॉइंट है, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू अब की बार इंटरनल ऑडिट के लोगों को कौन दे रहा है? एक्सटर्नल ऑडिटर, डायरेक्शन सुपरविजन। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्सटर्नल ऑडिटर डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू ये काम अपने जो उसके अपने सगे टीम मेंबर होते हैं उनका भी तो डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू करता है। ये इंटरनल ऑडिटर के एम्प्लॉइज को जब डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहा है, इनके काम का भी डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू करेगा। किसका ज्यादा? इंटरनल ऑडिट के एम्प्लॉइज का जो एक्सटेंट ऑफ वर्क होगी वो नॉर्मली ज्यादा होगी। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि वो उतना इंडिपेंडेंट नहीं होते जितना एक्सटर्नल ऑडिटर की टीम होती है। इसलिए डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू होगा लेकिन उसकी एक्सटेंट ज्यादा होगी। और वो कहता है कुछ ना कुछ काम उसका ना आपने रीचेक भी जरूर कर लेना कि उसने टिक ऑडिट तो नहीं किया। डायरेक्ट असिस्टेंस लेने की क्या जरूरत है इसकी? अगर हम उसके काम के डायरेक्शन, हमारे पास बंदे का एक ही वजह, हमारे पास इतना स्टाफ नहीं था, क्लाइंट का स्टाफ फार में बैठा था, हमने कहा चले मुफ्त के लेबर हायर कर ले, सिर्फ ये रीजन। अगर आपके पास सफिशिएंट स्टाफ है तो सारा काम उसी से करवा ले, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखें, हम सुपरविजन रिव्यू ज्यादा कर रहे हैं, काम ज्यादा नहीं कर रहे। लोअर लेवल का काम ज्यादा इंटरनल ऑडिट वाली कर रहे हैं। वे खुद बताएं, काम करना मुश्किल है कि काम चेक करना? करना मुश्किल। तो मुश्किल काम हमने उनको दे दिया, लो भाई लगे रहो, काम करते रहो, बाद में हम सिर्फ चेक कर रहे हैं। लेकिन ये चेकिंग हमारी, इसके दो असूल बताए हैं इस जब इंटरनल ऑडिटर के वर्क को चेक करना है। पहला असूल, इसकी चेकिंग आपके अपने स्टाफ से ज्यादा होगी क्योंकि उतना डिपेंड। और दूसरा, चेकिंग के दौरान कुछ ना कुछ आपने काम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ चेक बैक जरूर करना है कि कहीं इसने टिकू ऑडिट तो नहीं किया होगा। क्लियर हो गई ये बात? तो डायरेक्ट असिस्टेंस में हमने मेन कंसेप्ट क्या पढ़े? पहला कंसेप्ट जो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे भी वैल्यूएशन करेंगे उसकी। फिर इसके बाद दूसरा बड़ा डिसीजन हमने क्या किया, किन एरियाज में इसके वर्क को यूज करना है, किसमें नहीं करना। इसमें जो उसने हमें लिस्ट दी है वो नेगेटिव वाले। फिर इसके बाद हमने देखा अगर इसके वर्क को यूज कर तो एग्रीमेंट्स कौन कौन से किसके साथ करने हैं, और इंटरनल ऑडिट के साथ। फिर हमने ये देखा कि जब ये काम कंप्लीट कर लेगा तो उसके हवाले से डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू की हमारी जिम्मेदारियां क्या है। आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, और ये आपकी जजमेंट पे, क्या यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में डॉक्यूमेंटेशन थी? डायरेक्ट असिस्टेंस में डॉक्यूमेंटेशन हो गया। गैस कीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट करना होगा, अब बताए ना। ये रूल एग्जाम में थोड़ी ये रूल लिखेंगे, उसकी कंपिटेंस और ऑब्जेक्टिविटी को वैल्यूएट करना है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन होगा, हो गया। और जो वर्क उसे असाइन किया है उसका नेचर और जस्टिफिकेशन वो भी हो गया। शाबाश, एग्रीमेंट ये यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में नहीं थे, क्या एग्रीमेंट्स की कॉपी रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, जो उसने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए हैं डायरेक्ट असिस्टेंस में इंटरनल ऑडिट वालों ने, वो जाते हुए अपने साथ ले जाएंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा बनेंगे? क्यों किए तो उसने, हाँ तो हमने ना करवाए तो हमने है। और आखिरी चीज, क्या उनके काम का रिव्यू होना चाहिए? रिव्यू का सबूत होना चाहिए, किसने रिव्यू किया। कुछ समझ आए? ये खास तौर पे डॉक्यूमेंटेशन यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर और डायरेक्ट असिस्टेंस की आपने सामने रखनी। डायरेक्ट असिस्टेंस का कंसेप्ट मुश्किल तो नहीं था? इसमें सबसे मुश्किल चीज क्या लगी आपको? इसमें तीन बड़े कंसेप्ट, इसमें तीन ही है, बड़े कंसेप्ट तीन है, तीन के ऊपर आप ग्रिप कर ले तो प्रॉब्लम नहीं। एक, किन एरियाज में इसके वर्क को यूज करना है, किसमें नहीं। दूसरा, एग्रीमेंट्स। और तीसरा, डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारी। बस डॉक्यूमेंटेशन तो कॉमन सेंस का है, वो तो आप खुद से भी उधर बैठ के बता सकते हैं, लेकिन याद यही कर लीजिएगा। क्लियर जी? चलिए, असाइनमेंट जरूर कीजिएगा और रिवीजन साथ साथ करते रहें। ये इन दिनों में, हालांकि अगर ये रिवीजन को निकाल दिया जाए ना प्रीवियस, हमारा ये जो ये 25 तारीख को खत्म हो जाए सिलेबस, लेकिन सिर्फ रिवीजन की वजह से कि आपकी साथ साथ आधा लेक्चर आप देखें, तकरीबन आधा लेक्चर हमारा रिवीजन में चला जाता है। तो ये इसमें फायदा आपको तभी होगा जब आप भी असाइनमेंट करके आएंगे, तो हिम्मत करके इसका फायदा आखिरी महीने होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आखिरी महीने, सॉरी, ये जब आप जाए ना सेशन, तो एक दफा आपकी रिवीजन हो चुकी हो,
तो करके आएंगे असाइनमेंट। शाबाश, आज का लेक्चर खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।